गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में उससे पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है आपको पता होनी चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो देखिए क्या है। सबसे पहला पॉइंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये क्या होती है? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर a बराबर बी क्यू प्लस आर। दो धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं, कोई a और b, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। और जहाँ पर r जो है, r की वैल्यू क्या होगी? r 0 के बराबर और b से छोटा होगा। ठीक है, r लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन होगा b से। ठीक है, मतलब r की जो वैल्यू है, r से मतलब है यहाँ रिमाइंडर से, शेषफल से। शेषफल जो होगा वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा, और जो आपका भाजक होगा उससे छोटा होगा, को संतुष्ट करने वाली, ठीक है, दो पूर्ण संख्याएं r और q ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दे रहने पर हम a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहाँ पर r की वैल्यू 0 के बराबर और 0 से बड़ी और लेकिन b से छोटी होती है, को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्याएं r और q ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह की संख्याओं का अस्तित्व, ठीक है। तो आगे अगला पॉइंट है इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? ये वाली, इसमें क्या है आपका, देखो यहाँ ये पहले में क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यहाँ पर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, दोनों ही अलग अलग हैं, तो इसको ध्यान से देखें। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है, मतलब इसी पर आधारित है, ऊपर वाली पर आधारित है। इसके प्रयोग से दो धनात्मक पूर्णांक a और b, जहाँ a ग्रेटर देन b होता है, का HCF नीचे दिखाई गई विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आपका सवाल आएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाकर दो संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पर आप ये जो अब मैं समझाने जा रहा हूँ, इस हिसाब से वो वहाँ पे क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? सबसे पहले चरण फर्स्ट है इसका। फर्स्ट चरण में क्या होगा? देखिए, Q तथा R को ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। ठीक है, Q और R को ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, तथा r जो है, r की वैल्यू क्या होगी? लेस देन r, जो आप लेस देन होगी किसके? आपके 0 के बराबर होगी, 0 से बड़ी होगी और b से छोटी होगी, मतलब r की वैल्यू 0 से b के बीच में होगी। ठीक है, ये वाली r की वैल्यू यहाँ पर है, मतलब आपकी r की वैल्यू है वो आपकी 0 हो सकती है। ठीक है, 0 से आपकी बड़ी हो सकती, 0 से बड़ी हो सकती है, और जो है जो b होगा उससे छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पॉइंट जो हमारे पास है, ये तो हमारे पास है पहला चरण है उसका। अब दूसरा चरण है, यदि हम भाग कर रहे हैं और विभाजन मतलब हम भाग कर रहे हैं, भाग करने पर r हमारा 0 नहीं आता है, तो दूसरा चरण पे आएंगे हम। सेकंड जो चरण है, यदि r 0 है तो HCF b है। ठीक है, देखिए जैसे क्या होता है, एक कोई नंबर है हमारे पास और हम उसको b से भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो b से भाग करें तो यहाँ पे कोई जो आता है भागफल आता है जिसका नाम है q, और यहाँ पे बचता है क्या? r, शेषफल बचता है। तो हमारे पास जो प्रमेयिका है, a बराबर क्या होता है? बी क्यू, ये दोनों की गुना, ठीक है, इन दोनों की। तो a बराबर क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, मतलब जिससे हमने भाग किया वो आपका भाजक हो गया, ये आपका भागफल हो गया, फिर आपका शेषफल हो गया। और जो r की वैल्यू होती है वो आपकी 0, ठीक है, 0 के आपकी बराबर भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है आपकी, और लेकिन उससे किसके बीच में लाई करेगी? b के बीच में लाई करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप। अगला पॉइंट जो है इसका चरण थर्ड है।
ठीक है। अब दूसरी पॉइंट यहाँ पे कि अगर जीरो हमारे पास अगर बी से भाग हो जाता पूरा पूरा तो आर हमारे पास क्या है वहाँ पर जीरो है, तो हमारे पास जो एच सी एफ है वो बी होगा। अगर आर डज नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर शेषफल नहीं निकलता तो आर और बी में दोबारा से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आपको ये अपनी फेयर नोटबुक में सबसे फर्स्ट पेज पे ही उतारना है एक्सरसाइज से पहले। ठीक है, तो इनका हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसे आप समझ लीजिए बस इसको। तीसरा चरण जो होगा उसका, उसमें क्या है, तीसरा जो चरण है उसमें इस प्रक्रिया को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल शून्य न हो जाए, मतलब जीरो नहीं आ जाए। जब तक जीरो नहीं आता जाता शेषफल हमारा, जब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, पहला चरण ये था जब हमने भाग करेंगे, भाग करने पर अगर आर जीरो आ जाता है तो जो बी जिससे हम भाग करते हैं वही एच सी एफ कहलाता है। इसका मतलब ये है, अगर हम किसी भी संख्या को किस संख्या से भाग कर रहे हैं और भाग करने पर एक बार में ही आर जीरो आ जाता है, तो जिस संख्या से भाग कर रहे हैं वही उसका एच सी एफ निकल जाता है उन दोनों संख्याओं में से। ठीक है, और अगर आर जीरो नहीं आता है तो आर अगर जीरो नहीं आता है तो आर और बी में दोबारा से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर लगाते हैं, मतलब जो शेषफल हो जाता है वो भाजक बन जाता है और जो आपका पहले भाजक था वो भाज्य बन जाता है। ठीक है, अब तीसरा जो चरण है उसमें क्या कह रहे हैं, चरण थर्ड के अंदर कहते हैं इस प्रक्रिया को जब तक करेंगे जब तक वो शेषफल जीरो नहीं आ जाता। तो इस प्रकार की स्थिति वाला भाजक ही जो ए और बी का एच सी एफ कहलाएगा। कोई संख्या ए और बी और जो आपको दे रखी हैं, अगर बी से हम ए को भाग करें, भाग करने पर एक बार में ही शेषफल जीरो आ जाए आपका, तो जो बी होता है वो क्या कहलाता है, ए और बी का एच सी एफ कहलाता है, एच सी एफ कहलाता है ए और बी का बी, अगर शेषफल जीरो आ जाए तो। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पर मैंने वो लिख के थोड़ा सा बताया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो ए है, ए को अगर हम बी से भाग करें तो मान लीजिए कुछ भागफल निकल के आया हमारे पास जिसका नाम क्यू क्वेश्चन। ठीक है, और रिमाइंडर बचा हमारे पास, यहाँ पर रिमाइंडर जो होता है वो, ठीक है, ये आर हो गया शेषफल। तो यहाँ पर जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है वो ये है कि भाई अगर हम ए प्राप्त करना है तो वो कैसे प्राप्त होगा, इसकी और इसकी गुना करके, मतलब बी और क्यू की गुना करके प्लस में जो रिमाइंडर है उसको जोड़कर। ठीक है, तो ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे, यहाँ पर एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो मैंने दो पॉइंट आपको बता दिए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप अपनी नोट कीजिए फिर कॉपी में। इसका अगला पॉइंट है वो देखिए, तीसरा पॉइंट है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। एक और प्रमेय है, प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये का हमारा एक नंबर में आ जाता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट। उसके बाद अगला पॉइंट जो है आपको याद करना है फोर्थ क्या, यदि p एक अभाज्य संख्या है, p क्या संख्या है, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, और संख्या p a स्क्वायर को विभाजित करती है। ठीक है, a स्क्वायर को विभाजित करती है, p एक अभाज्य संख्या है और वो a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो वह संख्या कौन सी संख्या, p, वह संख्या p a को भी विभाजित करेगी। यहाँ समझ लें, अभाज्य संख्या है कोई p और p a स्क्वायर को विभाजित करती है, a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो वह a को भी विभाजित करेगी, a को भी विभाजित करेगी। यहाँ पर a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, उसका अगला पॉइंट है पांचवा, मान लीजिए x बराबर p अपॉन q एक तरह की परमेय संख्या है। कोई x कोई संख्या है, एक p बटे q क्या है कि q का अभाज्य गुणनखंड, q का जो अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। ठीक है, मान लीजिए x बराबर p अपॉन q एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो क्या है, जो q है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, तो यहाँ पर n और m धनात्मक पूर्णांक हैं,
तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा, x का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये भी एक नंबर के क्वेश्चनों में आ जाता है कि दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो P अपॉन Q है एक परिमेय संख्या में, तो जो Q है, ये वाला Q नीचे जो होता है हर के अंदर, अंश और हर में, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो Q है, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, ठीक है। तो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। n और m कोई धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं 2 की पावर 2, ठीक है, 5 की पावर, ठीक है, 3, ऐसे। तो यह n क्या है, n यहाँ पे बनेगा 2 और m यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका 3, 2 की पावर n 5 की पावर m। तो n और m क्या है, धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 मतलब इस रूप में आता है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है, मान लीजिए P अपॉन Q इसी तरह से एक अपरिमेय संख्या है और Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, तो n और m धनात्मक पूर्णांक है जो है, तो वह संख्या x का दशमलव प्रसार क्या होगा, उसका अशांत आवृत्ति होगा। यहाँ पे क्या है, शांत, और यहाँ पे क्या है, अशांत आवृत्ति। बस इतना फर्क है, दोनों ही बिल्कुल सेम टू सेम है, एक ही बात लिख रही है। अगर Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर m 5 की पावर, ठीक है, n ये नहीं है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है Q उसका, तो Q का अभाज्य गुणनखंड, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। शांत कब होगा, जब 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप का होगा। अगर है तो शांत है, अगर नहीं है तो अशांत आवृत्ति कहलाएगा, ठीक है। इसके ऊपर भी अब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला है लास्ट पॉइंट इसका, ये इसका इन जो आप मैंने ये 2 पॉइंट बताए इसका उल्टा है, अपोजिट है, ठीक है। मान लिया x कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, इस वाले का ये अपोजिट है। इसमें हम बता रहे थे शांत कब होगा, इसमें दे रखा है कि शांत है और परिमेय संख्या है, तब हम संख्या x को P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और P और Q क्या है, P और Q सहअभाज्य हैं, P और Q सहअभाज्य हैं, और Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। तो यहाँ पर n और m धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। अगर दशमलव प्रसार शांत है तो हम ये कह सकते हैं Q के अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m जरूर आएगा, ठीक है। और यहाँ उल्टा है, वहाँ ये कह रहे हैं कि भाई अभाज्य गुणनखंड में अगर ये है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। मतलब एक ही बात हो गई, अगर शांत है तो उसमें गुणनखंड में 2 की पावर n और 5 की पावर m आएगा, और यहाँ अपोजिट लिख रहा है उसका, ठीक है। तो क्वेश्चन अब इनके ऊपर करेंगे। ये आपके फर्स्ट चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है, इन सभी का आपको याद रखना है, ठीक है। अब इन्हीं के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। देख लीजिए भाई, ये जो है ये पहले 2 पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताए थे, चरण बताए थे, 3 चरण आएंगे इसके अंदर यूक्लिड एल्गोरिथम के अंदर, ठीक है। कब तक प्रोसीजर चलेगा, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक, ठीक है। और दूसरे वाले इसमें मैंने बताया है आपको 2-3 चीज़ बताई, सबका ध्यान रखना, अशांत कब होगा, शांत कब होगा, ठीक है। और अगर कोई संख्या p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो a को भी विभाजित करेगी, ठीक है। और प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इन सभी 7 पॉइंटों को आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले फर्स्ट पेज पर लिखना है और याद करना है। एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इनमें से बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं और इन्हीं के बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। देखिए जो मैंने अभी आपको सेकंड पॉइंट करवाया था उसी पर क्वेश्चन है कि HCF ज्ञात करना है, और वह कैसे करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो पहले क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास है 135 और 225 का, 196 और 338 220 का, और
67 और 225 का HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट देखेंगे क्या है। सबसे पहले पहला पॉइंट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 135 और 225 का। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, 225 को हम भाग करेंगे 135 से, क्योंकि देखो 225 बड़ा है 135 से, तो इसलिए हम 135 से भाग करेंगे इसे। 135 से हमने जैसे ही इसको भाग किया 135 से 135 हो गया, तो यहाँ से क्या बचा शेषफल 90 बचा। 5 में से 5 गए 0, 12 में 3 गए 9। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पर, अब 90 आ जाने के बाद क्या होगा, तो ये हमारा चरण फर्स्ट था, तो चरण फर्स्ट हमने यहाँ पर ये लिख दिया। इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस रूप में। ए क्या है यहाँ पर 225, ए है यहाँ पर 225 लिख दिया, ए की जगह 225। बी क्या है यहाँ पर 135, तो मैंने लिख दिया 135। बी क्यू क्या है यहाँ पर एक क्यू है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला जो एक है वो क्यू है आपका। तो 135 गुना 1 प्लस शेषफल क्या बचा था 90 क्या है यहाँ पर आर। ठीक है, तो पहला जो चरण बना है, फर्स्ट चरण जो आपका है वो ये वाला है, 135 गुना 1 प्लस 90, चरण फर्स्ट हो गया। अब चरण सेकंड के लिए काम करेंगे। अब यहाँ क्योंकि देखो यहाँ पर शेषफल क्या है, जीरो नहीं आया, तो चरण सेकंड पे आ जाएंगे। तो दोबारा क्या करेंगे, जो शेषफल था वो तो बन गया भाजक, और जो पहले यहाँ पर भाजक था अब वो बन जाएगा भाज्य। देखिए अब 135 को हम भाग करेंगे, 135 आ गया अंदर, तो 90 से इसको भाग करेंगे, 90 का 90, ठीक है, घटाया इसमें से 90 घटाने पे क्या हो जाएगा, क्या आया 45 आ गया। ठीक है, और 45 घटाने के बाद अब देख लिए दोबारा दूसरे चरण में भी क्या हो गया, यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया, तो दूसरा चरण लिखेंगे। दूसरा चरण क्या बनेगा, अब की बार ए बना हमारे पास 135 लिख दिया, ए की जगह 135। बी क्या बना अब की बार हमारे पास क्यू, जो आपका बी है वो 90। ठीक है, तो बी की जगह 90 लिख दिया। क्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 1, ठीक है, 1 प्लस आर क्या है हमारे पास यहाँ पर 45। ठीक है, तो बी क्यू प्लस आर, तो ये हमारा सेकंड चरण हो गया भाई, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये चरण सेकंड हो गया। ठीक है, अब तीसरे चरण पे आ जाएंगे। तीसरा चरण क्या है, अब की बार जो शेषफल क्या बचा था हमारे पास 45 बचा था, तो अब की बार ये तो बन जाएगा भाजक, इससे हम भाग करेंगे, किसको भाग करेंगे, इस 90 को भाग करेंगे, तो 90 आ जाएगा अंदर अब की साइड। तो 45 से भाग करेंगे, 45 दूनी 90, और यहाँ से क्या बचेगा 0। तो शेषफल अब की बार क्या आ गया 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो इस प्रक्रिया को यहीं रोक देंगे, और जिससे भाग करने पर 0 आता है वही उसका HCF कहलाता है। तो देखिए तीसरा चरण कैसे लिखेंगे, ये रहा तीसरा चरण। ठीक है, 90 क्या बना आपकी बार यहाँ पर ए, और 45 क्या बना आपकी बार यहाँ पर बी, और 2 क्या बना यहाँ पर क्यू, और यहाँ पर शेषफल क्या बना आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फिर लगाया, ए की जगह क्या है 90, बी की जगह क्या है 45, क्यू की जगह क्या है 2, 45 गुना 2 प्लस रिमाइंडर मतलब शेषफल क्या है हमारे पास 0। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 3 चरण बन गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर भी ये 0 नहीं आता तो अगले चरण पर फिर बढ़ते ही, मतलब ये हम जब तक करते रहेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। ठीक है, तो हमारा शेषफल 0 आ गया। अब लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 है, अतः हम इस प्रक्रिया को यहीं रोक देंगे। यहाँ शेषफल 0 इसलिए इस प्रक्रिया को यहीं रोक देंगे, और यहाँ पर भाजक क्या है 45 है, भाजक क्या है 45, ये रहा 45, क्योंकि 45 से भाग देने पर ही वह शेषफल क्या आया है 0 आया है। तो जिससे भाग करने पर शेषफल 0 आता है वही उसका HCF कहलाता है। तो इसलिए क्या बनेगा HCF यहाँ पर 45 बनेगा। इसलिए ये 3 बिंदुओं का निशान क्या है, ये 3 बिंदुओं का निशान का मतलब है इसलिए। ठीक है, इसलिए HCF जो है किसका 225 और 135 का, 135 और 225 का बराबर क्या है 45 है। 0 मत लिख देना, 0 नहीं है, जिससे भाग करेंगे वो भाजक है, वो जो भाजक होता है वही आपका HCF कहलाएगा, जिससे भाग करने पर शेषफल 0 आता है। तो 45 से भाग करने पर यहाँ शेषफल 0 आया, तो वही आपका यहाँ पर क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसी के ऊपर एक अगला क्वेश्चन और करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये वाला देखिए, ये रहा यहाँ पर क्वेश्चन। तो इसको करेंगे, इसको करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको,
देखो 196 और 238 220 को हम भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए देखिए। तो सबसे पहले ए क्या बना यहाँ पर 38 220, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 196 से भाग करेंगे, क्यों? क्योंकि 196 छोटा है 38 220 से, इसको भाग करा 196 से एक हम 196, तो 382 में से घटाया तो यहाँ पे क्या बचेगा 186 बचा, ठीक है। ऊपर से 2 उतार लिया 1862 हो गया। 196 से गया 9 बार, ठीक है, 9 बार हो गया 1764 घटाया 1862 में से आया कितना हमारे पास 19 बचा, ऊपर से 0 उतार ली, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया फिर 196 पंजे हमारे पास यहाँ पर हो गया 980, तो यहाँ पर शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब यह हो गया एक बार में ही भाग करने पर अब की बार शेषफल 0 आ गया। तो हमारे पास किससे भाग करने पर 0 आया है 196 से भाग करने पर 0 आया, तो वही इसका जो है HCF कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए A बराबर BQ प्लस R, ये क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 38 A कीजिए क्या यहाँ पर 38 220 लिख दिया, B कीजिए क्या यहाँ पर 196, Q कीजिए क्या यहाँ पर 195 प्लस शेषफल क्या यहाँ पर 0 कर दिया। A बराबर BQ प्लस R लिख दिया 38, ठीक है। और एक ही चरण में ही आपका आंसर आ गया, तो लिख देंगे हमें प्रथम चरण में ही शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम यहीं रोक देंगे। यहाँ पर भाजक 196 है, ठीक है, यही प्रक्रिया यहीं पर रोक दी। और भाजक क्या है यहाँ पर यही है 196, और जो भाजक है ठीक है वही यहाँ पर क्या बना हमारा HCF बना। तो इसलिए 196 और 38 220 का HCF 196 है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको 196 और 38 220 का जो HCF क्या होगा 196, क्योंकि 196 से ही भाग करने पर शेषफल 0 आया, ठीक है। तो जिससे भाग करने पर शेषफल 0 आता है वो इसका क्या कहलाता है HCF कहलाता है। तो 2 पार्ट मैंने इसके कर दिए हैं, नेक्स्ट पार्ट आपको खुद से करना है, इसका लास्ट पार्ट है 867 और 225। तो 225 से आपको क्या करना है 225 से आपको 867 को भाग करना है, ठीक है। और जब तक करना है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। और जो भी आपके चरण बनते हैं, जो भी स्टेप बनते हैं उनको लिखिए, और जहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा जिससे भाग करने पे बनेगा वही इसका HCF कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। हमने 2 क्वेश्चन ये कर दिए हैं, और बाकी मैंने ये आपके ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये आपको 7 पॉइंट बताए थे, और जो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया है वो ये वाला पॉइंट से करवाया है आपको। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके चरण फर्स्ट सेकंड थर्ड इनका इस्तेमाल करवाया है आपको, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, ये चीज़ आपको बताई थी। और बाकी जो अब ये जो पॉइंट हैं इन पॉइंटों का हम इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज 1.2 से 1.4 तक, वहाँ पे इनका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अब एक बार मैं इनको रोक देता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। और 4 पॉइंट चैप्टर मैंने आपका रिवीजन पे लगा रखा है, आप उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। उसका टेस्ट होने वाला है अभी, ठीक है, 15 से 30 के बीच में, तो उसके लिए रेडी रहें। धन्यवाद।